नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भूगोल में एक नए टॉपिक का प्रारंभ करने जा रहे हैं, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो गतियां होती है। पहली है घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट। दूसरा है परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन मूवमेंट। पृथ्वी जब अपने अक्ष के परिता घूमती है तो इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहती है। पृथ्वी को एक घूर्णन कंप्लीट करने में कुल 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, दिन और रात का परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है और पृथ्वी को एक घूर्णन गति कंप्लीट करने में कुल 24 घंटे लगते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के परिता चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसे कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन मूवमेंट। और एक रिवॉल्यूशन मूवमेंट या परिक्रमण गति में पृथ्वी को कुल लगते हैं 365 दिन तथा 6 घंटे। तो इस प्रकार से पृथ्वी की दो गतियां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पृथ्वी की पहली गति है घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट। इसे दैनिक गति भी कहा जाता है क्योंकि इसे दिन और रात होता है। दूसरा है परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन मूवमेंट। इसे वार्षिक गति कहा जाता है क्योंकि इससे ऋतु परिवर्तन का हमें ज्ञान होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियां। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियां। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की दो गतियां होती है। पृथ्वी की पहली गति होती है घूर्णन गति। पृथ्वी की पहली गति होती है घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन मूवमेंट पृथ्वी की पहली गति होती है रोटेशन मूवमेंट, जबकि पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण। परिक्रमण गति अर्थात रिवॉल्यूशन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की दो गतियां होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है और एक घूर्णन में पृथ्वी को लगते हैं कुल 24 घंटा। 24 घंटा 24 घंटा का होता है पृथ्वी का एक घूर्णन गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष के परिता एक पूरा रोटेशन लेती है, एक पूरा घूर्णन करती है, तो इसे कहा जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति में कुल लगता है 24 घंटा। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः घूर्णन को कहा जाता है घूर्णन गति, जिसमें लगते हैं कुल 24 घंटा। अर्थात इससे दिन और रात का निर्धारण किया जाता है। इससे दिन और रात का निर्धारण किया जाता है। इससे दिन और रात में परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन मूवमेंट। इसे पृथ्वी का वार्षिक गति भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसे पृथ्वी की
वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। एक वार्षिक गति या एक परिक्रमण गति का कुल अवधि होता है 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में होता है 365 दिन और यहां पर 6 घंटा को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरे वर्ष में, अगर हम दूसरे वर्ष में बात करेंगे तो फिर एक वर्ष को अगले वर्ष में भी होगा 365 दिन। पहले वर्ष में, एक वर्ष में होता है 365 दिन, अर्थात इस प्रकार से पहले वर्ष में हम मानेंगे 365 दिन। दूसरे वर्ष में भी हम मानते हैं 365 दिन, 6 घंटा को छोड़ दिया जाता है। तीसरे वर्ष में भी माना जाता है, तीसरा वर्ष की अवधि को भी माना जाता है 365 दिन। यहां के 6 घंटा को छोड़ दिया गया था और चौथे वर्ष में भी होगा 365 दिन। अब यहां का 6 घंटा 4 6 घंटे जुड़कर हो जाते हैं 24 घंटा। तो इस प्रकार से चौथा वर्ष हो जाएगा 365 दिन प्लस 24 घंटा, क्योंकि यहां पर एक वार्षिक गति होती है, परिक्रमण गति होती है 365 दिन 6 घंटा। हमने पहले वर्ष में 6 घंटा को छोड़ दिया, दूसरे वर्ष के 6 घंटा को छोड़ दिया, तीसरे वर्ष के 6 घंटा को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से चौथे वर्ष में 6 घंटा जो है उसे और प्रीवियस 3 घंटा को जोड़कर 4 6 घंटा, अर्थात यह हो जाता है 24 घंटा, अर्थात एक दिन। तो इस प्रकार से चौथा वर्ष कहलाएगा 366 दिन का। इसकी अवधि होती है 366 दिन। इसीलिए प्रारंभ के 3 वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है यह होता है 28 दिन का, लेकिन चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए इसमें फरवरी का महीना होता है 29 दिन का। इसमें फरवरी का महीना होता है कुल 29 दिन का। और इसी चौथे ईयर को कहा जाता है लीप ईयर। इसी चौथे वर्ष को कहा जाता है लीप ईयर, अधिवर्ष, जिसमें फरवरी का महीना होता है 29 दिन का। ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन मूवमेंट, वार्षिक गति, जिसकी अवधि होती है 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। परिक्रमण गति का अर्थ है पृथ्वी का सूर्य के परितः एक पूरा चक्कर कहलाती है परिक्रमण गति। और इससे ऋतु में परिवर्तन होता है, इससे होता है ऋतु में परिवर्तन। पूरे विश्व को 4 ऋतुओं में बांटा गया है, पूरे विश्व को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। शीत ऋतु के बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, शीत ऋतु, इसके बाद पकड़ना है बसंत ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और इसके बाद पकड़ना है शरद ऋतु। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से परिक्रमण गति से ऋतु में परिवर्तन का ज्ञान होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियां। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियां।
हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह है मान लीजिए सूर्य, सन। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सन स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी इसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः एक पूरा चक्कर लगाते हैं, जिसे पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन मूवमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23 डिग्री 30 मिनट अर्थात 23.5 डिग्री अपने मुख्य अक्ष से झुकी हुई होती है। यदि हम ग्लोब से समझते हैं, यह है ग्लोब। पृथ्वी जो होती है यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। यदि आप यहां पर पाएंगे तो यह है ग्लोब। यहां पर पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है। यदि पृथ्वी सीधा होता तो ऐसा होता। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी होती तो इस पर सनलाइट बिल्कुल सीधा पड़ता विषुवत रेखा पर, और कर्क रेखा और मकर रेखा की संकल्पना नहीं होती। तो इस प्रकार से पृथ्वी में एक सिरे पर पूरे साल भर ग्रीष्म ऋतु होता और बाकी जगह शीत ऋतु होता। लेकिन यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे मौसम में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं यह जो पृथ्वी है यह है सन और यह है पृथ्वी। यदि मान लेता हूं कि यह पृथ्वी का मुख्य अक्ष है, अगर यह पृथ्वी का मुख्य अक्ष है तो इस प्रकार से यह होता विषुवत रेखा। तो इस प्रकार से यह रेखा होता विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा होता। मैंने मान लिया कि यहां पर विषुवत रेखा है ए बी, यह है पृथ्वी का मुख्य अक्ष, और यह मैंने मान लिया कि ए बी है विषुवत रेखा। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष से 23 डिग्री 30 मिनट अर्थात 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है, यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां पर झुकी हुई है तो इस प्रकार से यहां पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी इस प्रकार से अपने अक्ष से 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट अपने अक्ष से मुख्य अक्ष से झुकी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस एबी काल्पनिक रेखा को आप विषुवत रेखा मानकर चल रहे थे, अब यह विषुवत रेखा भी अपने पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर AB को अभी थोड़ा देर पहले हमने विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा माना था, लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो इस प्रकार से यह पॉइंट शिफ्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट यहां पर शिफ्ट होगा। ए भी जिस प्रकार से यह बिंदु 23.5 डिग्री यहां शिफ्ट हो गई, यह बिंदु 23.5 डिग्री यहां शिफ्ट हो गया। मान लीजिए यह है X और ये है आपका y, तो ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा आपका y डैश। तो इस प्रकार से जब यहां पर x डैश पे आ गया 23.5 डिग्री, y डैश पे आ गया 23.5 डिग्री, इसी प्रकार से a शिफ्ट होकर आएगा यहां पर
ए शिफ्ट होकर आ जाएगा यहां पर और बी शिफ्ट होकर आ जाएगा यहां पर। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है। ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। तो वास्तव में अब विषुवत रेखा है, वास्तव में अब विषुवत रेखा है यहां पर ए डैश और ये आपका है बी डैश। अब वास्तविक विषुवत रेखा है ए डैश और आपका बी डैश, ए डैश और ये आपका बी डैश। ध्यान दीजिएगा, अब वास्तव में विषुवत रेखा है ए डैश और ये आपका है बी डैश। ध्यान दीजिएगा, पहले आप काल्पनिक विषुवत रेखा मान रहे थे ए बी को, लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है, तो हर बिंदु 23.5 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ए शिफ्ट हो गया 23.5 डिग्री ए डैश पर और बी शिफ्ट हो गया 23.5 डिग्री बी डैश पर। तो इस प्रकार से हमारे पास विषुवत रेखा अब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो यह है विषुवत रेखा ए डैश बी डैश, विषुवत रेखा, या इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये आपका है इक्वेटर ए डैश बी डैश। अब यहां पर नोटिस कीजिए कि जो काल्पनिक बिंदु ए यहां पर है, अगर इससे हम विषुवत रेखा के बिल्कुल पैरेलल एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से ए से मैंने एक काल्पनिक रेखा खींचा विषुवत रेखा के बिल्कुल पैरेलल, तो यही रेखा कहलाती है मकर रेखा। यह रेखा कहलाएगी मकर रेखा। इसका मैंने नाम दे दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम मैंने दे दिया ए। यहां ध्यान दीजिएगा, यह आपकी कहलाती है मकर रेखा। यह आपका है मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ध्यान दीजिएगा, और यहां पर जो बिंदु बी था, यदि वहां से मैं विषुवत रेखा के पैरेलल एक रेखा खींचता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो यह आपका कहलाता है कर्क रेखा। यह जो रेखा है विषुवत रेखा के बिल्कुल पैरेलल उत्तरी गोलार्ध में, यह कहलाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर नोटिस कीजिए, पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष से 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई थी, जिसके कारण मैं जिसे विषुवत रेखा मानकर चल रहा था ए बी को, अब वो वास्तव में विषुवत रेखा शिफ्ट हो जाता है ए डैश बी डैश। तो यहां पर पृथ्वी का विषुवत रेखा है ए डैश बी डैश, और इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, जब ए से ए डैश के बीच जो डिस्टेंस है ये 23.5 डिग्री है। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं मान लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं एक पॉइंट P और यहां मैं मान लेता हूं एक पॉइंट Q, तो इसका मतलब यह है कि जब A से A डैश के बीच का डिस्टेंस जो है, गैप जो है, वो है 23.5 डिग्री का, अर्थात B डैश से P का डिस्टेंस भी है 23.5 डिग्री। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच ये जो गैप होता है, ये होता है 23.5 डिग्री का। विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच जो गैप होता है, ये होता है 23.5 डिग्री का, या 23 डिग्री 30 मिनट का। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। इसी प्रकार से नोटिस कीजिए कि जब बी शिफ्ट हुआ था बी डैश में, अर्थात 23.5 डिग्री नीचे उतरा था, तो इस प्रकार से ए डैश और क्यू के बीच का गैप भी होगा 23.5 डिग्री। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जो गैप होता है डिग्री में, यह भी होता है 23.5 डिग्री, अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट का। यह भी गैप होता है
23 डिग्री 30 मिनट का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच गैप है 23 डिग्री 30 मिनट, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा के बीच गैप होता है 23 डिग्री 30 मिनट। यह चूंकि आएगा उत्तरी गोलार्ध में और यह आता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और यह कहलाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध या अक्षांश और देशांतर। इसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यह कहलाता है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यह होता है 23.5 डिग्री। मकर रेखा आता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश को हम आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर नोटिस कीजिए, यदि पृथ्वी ये सन के सामने है, अब यहां पर पृथ्वी जब ये अपने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पृथ्वी का अक्ष, ये हो गया पृथ्वी का वास्तविक अक्ष। पहले ये था मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस अक्ष के परिता पृथ्वी अपनी घूर्णन गति कर रही है। इस अक्ष के परिता पृथ्वी अपनी करती है घूर्णन गति, और घूर्णन गति में उसे लगते हैं कुल 24 घंटा, जिससे दिन और रात का परिवर्तन होता है। दिन व रात में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की यह है घूर्णन गति। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी को अगर हम देखते हैं, जबकि यह सन के पास में है, यहां पर पृथ्वी की, यहां पर जो पृथ्वी पर सनलाइट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है मकर रेखा पर। यदि पृथ्वी ऐसे घूमते भी रहेगी तो भी सनलाइट सीधा पड़ रहा है मकर रेखा पर, क्योंकि यहां पर यह पॉइंट बार बार 24 घंटे घूर्णन में ऊपर आता जाएगा, और इस प्रकार से सनलाइट सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में पड़ रही है मकर रेखा पर। सूर्य की सीधी रेखा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सूर्य की सीधी रेखा अभी पड़ रही है मकर रेखा पर। सूर्य की सीधी किरण अभी पड़ रही है मकर रेखा पर। जब सूर्य की सीधी रेखा सीधे पड़ती है मकर रेखा पर, तो यह तिथि कहलाता है 22 दिसंबर। यह तिथि होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर बिल्कुल ही सीधी होती है। यह है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। 22 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। 22 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। यह होता है विश्व का सबसे बड़ा रात। ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। सबसे बड़ा रात होता है 22 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, और एग्जैक्टली जब मकर रेखा पर सूर्य की किरण होती है, तो यह तिथि होती है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को विश्व में रात सबसे लंबा होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहां पर क्या है, यहां पर जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, अर्थात जो देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर आता है, जो देश मकर रेखा के जितने नियरेस्ट है, यहां पर शीत ऋतु होगा। अर्थात विषुवत रेखा के नीचे हम कहते हैं पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का हाफ ऑफ द पार्ट कहलाता है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध। तो नोटिस कीजिए, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, अर्थात पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होगा, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। तो इस प्रकार से इस केस में पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर होगा शीत ऋतु। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा गुजरती है भारत से, अर्थात इस समय भारत में होगा शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध जो कि मकर रेखा के आसपास है, वो सभी देशों में होगा ग्रीष्म ऋतु। उन सभी देशों में होगा ग्रीष्म ऋतु, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं जब सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है मकर रेखा पर, ऐसे सभी देश जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, जैसे कि मकर रेखा बिल्कुल बीचों बीच होकर जाती है ऑस्ट्रेलिया से, अर्थात इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, जैसे कि भारत में शीत ऋतु। जब यह पृथ्वी सूर्य के परिक्रमण करती है इस प्रकार से, अब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते बढ़ते 3 महीने के बाद जब इस पोजीशन पे आएगी 90 डिग्री, मैंने ये 90 डिग्री का पोजीशन लिया था, एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब ये पृथ्वी परिक्रमण करते हुए 90 डिग्री इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी 3 महीने बाद यहां पहुंचती है। तो जब पृथ्वी यहां पहुंचेगी तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी का मुख्य अक्ष है, लेकिन पृथ्वी अपने मुख्य अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने मुख्य अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थात यह है पृथ्वी का एक नया काल्पनिक अक्ष। अभी अभी हमने डिस्कस किया, यह आपका है काल्पनिक रेखा ए बी। चूंकि यह 23.5 डिग्री झुकी है तो इस प्रकार से यह आ जाएगा ए यहां पर ए डैश, और यह आ जाएगा बी यहां पर बी डैश। यह आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश यह है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ए से मैं एक भूमध्य रेखा के पैरेलल लाइन खींचता हूं, यह आपका है ए पी, यह आपका है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यह मैंने पैरेलल एक लाइन खींचा इस प्रकार से बी क्यू, यह आपका है कर्क रेखा। तो जब 3 महीने ट्रैवल करने के बाद पृथ्वी 3 महीने ट्रैवल करने के बाद पृथ्वी इस प्रकार से फिर से सूर्य से 90 डिग्री पर आती है, तो यहां पर यह आपका कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो सनलाइट है देखिएगा सीधा पड़ रही है विषुवत रेखा पर। अब यहां पर सनलाइट सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर। यहां पर सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ती है विषुवत रेखा पर, यहां पर सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर। और जब सूर्य की प्रकाश सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है तो वह तिथि होती है, वह तिथि होती है 21 मार्च। यह तिथि होती है 21 मार्च, ध्यान दीजिएगा, यह तिथि होती है 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरण सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। इस तिथि पर रात 12 घंटे का तथा दिन 12 घंटे का होता है, अर्थात रात तथा दिन आपस में बिल्कुल ही बराबर होता है। 3 महीने बाद पृथ्वी जब परिक्रमण करके पहुंचती है 90 डिग्री यहां पर सूर्य के बिल्कुल सापेक्ष, तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर। यह तिथि होती है 21 मार्च, अर्थात इस दिन रात तथा दिन दोनों बिल्कुल ही 12 घंटा के होते हैं, अर्थात रात और दिन दोनों बराबर होता है। यहां पर सूर्य की किरण
चूंकि सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर, अर्थात पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहां पर होता है बसंत ऋतु तथा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है शरद ऋतु। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध मतलब अपर पार्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है बसंत ऋतु, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है शरद ऋतु। अर्थात इस समय भारत में होगा बसंत ऋतु तथा ऑस्ट्रेलिया में होगा शरद ऋतु। अर्थात इस समय भारत में होता है बसंत ऋतु तथा ऑस्ट्रेलिया में होता है शरद ऋतु। 3 महीने बाद पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमण करते हुए फिर से 90 डिग्री में यहां पहुंचती है सूर्य के बिल्कुल सापेक्ष। यह आपकी है पृथ्वी का मुख्य अक्ष। चूंकि पृथ्वी मुख्य अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यह आपका है ए बी काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की विषुवत रेखा, यह है पृथ्वी की विषुवत रेखा ए डैश बी डैश, और यह पकड़ना है मकर रेखा ए पी, यह आपका पकड़ना है कर्क रेखा बी क्यू। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब पृथ्वी 3 महीने बाद एक पूरा परिक्रमण करके बिल्कुल सूर्य के सापेक्ष पहुंचती है, तो ध्यान दीजिए कि सनलाइट अब सीधा बिंदु बी से लेकर बिंदु क्यू की ओर पड़ता है। जब यहां पर सनलाइट सीधा बिंदु बी पर पड़ रहा है, अर्थात यहां पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यहां पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ रही है कर्क रेखा पर, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है कर्क रेखा पर। अर्थात यहां पर पृथ्वी जब अपने अक्ष के परितः घूमती है तो पूरा सनलाइट पड़ता है पृथ्वी के कर्क रेखा पर। और जब पृथ्वी पर सूर्य की किरण सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, वह तिथि होती है 21 जून। 21 जून की स्थिति में सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है और यह दिन सबसे बड़ा होता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है। विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने नोटिस किया था कि सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ रही थी मकर रेखा पर। जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण होती है, वह तिथि होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को विश्व का रात सबसे बड़ा होता है और इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है शीत ऋतु और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु। अर्थात भारत में इस समय होगा शीत ऋतु तथा ऑस्ट्रेलिया में होगा ग्रीष्म ऋतु। 3 महीने ट्रैवल करने के बाद पृथ्वी जब परिक्रमण करके फिर से सापेक्ष पहुंचती है सन के, तो इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरण पड़ती है विषुवत रेखा पर। अर्थात पृथ्वी यदि घूर्णन भी करती रहे तो सन की सूर्य की सीधी किरण सिर्फ और सिर्फ पड़ती है विषुवत रेखा पर। सीधी किरण पड़ती है विषुवत रेखा पर इस प्रकार से। और यह तिथि होती है 21 मार्च। अर्थात रात और दिन एग्जैक्टली 12 घंटे के होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं।
अब यहां पर 3 महीने परिक्रमण करके पृथ्वी पहुंचती है इस प्रकार से सन के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। तो यहां पर सनलाइट हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पड़ता है आपके कर्क रेखा पर, और यह तिथि होता है 21 जून। यह विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार से यहां पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध अर्थात कर्क रेखा वाले एरिया में जो देश आते हैं वहां सभी जगह होगा ग्रीष्म ऋतु, अर्थात पृथ्वी के नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु, अर्थात इस समय भारत में होगा ग्रीष्म ऋतु, और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में होता है शीत ऋतु, क्योंकि सूर्य की प्रकाश यहां सीधी नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, तिरछी पड़ती है, इसीलिए यहां पर होता है शीत ऋतु, अर्थात इस समय ऑस्ट्रेलिया में होगा शीत ऋतु। अब इस प्रकार से पृथ्वी फिर से 3 महीने परिक्रमण करते हुए पहुंचती है सन के बिल्कुल सापेक्ष। यह है आपकी पृथ्वी, यह आपका है पृथ्वी का मुख्य अक्ष, यह आपका पकड़ना है, यह आपका है 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी, यहां पर पकड़ना है एक काल्पनिक रेखा, यह है AB। तो यहां पर हम बना लेंगे विषुवत रेखा, यह है विषुवत रेखा A' B', यह आपका है AP मकर रेखा, और यह है आपका BQ कर्क रेखा। अब फिर से यहां पर जब सनलाइट आता है, इस प्रकार से सनलाइट आता है तो सनलाइट सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर, सनलाइट सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर। जब सनलाइट यहां पर फिर से सीधा विषुवत रेखा पर अर्थात भूमध्य रेखा पर पड़ता है, यह तिथि होती है 23 सितंबर, यह तिथि होती है 23 सितंबर, 23 सितंबर, और यहां पर भी रात और दिन एग्जैक्टली 12 घंटा के होते हैं, अर्थात रात और दिन आपस में बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर होते हैं। यहां पर अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, पृथ्वी के अपर हाफ में बात करते हैं, तो इस समय पृथ्वी के अपर हाफ में होता है शरद ऋतु, पृथ्वी के अपर हाफ में होता है शरद ऋतु, शरद ऋतु, अर्थात इस समय भारत में होता है शरद ऋतु, और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, अर्थात इस समय ऑस्ट्रेलिया में होता है बसंत ऋतु। तो इस प्रकार से 3 महीना परिक्रमण करते हुए पृथ्वी आता है बिल्कुल सूर्य के सापेक्ष, और फिर से 3 महीने ट्रैवल करते हुए पृथ्वी आ जाता है सूर्य के सापेक्ष मकर रेखा पर, सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, अर्थात 22 दिसंबर विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वास्तविक रूप में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार से करती है, लेकिन यदि हम पृथ्वी को स्टैटिक मान ले और सूर्य को गतिशील मान ले तो हम समझ पाएंगे सूर्य का पृथ्वी के सापेक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन। ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वास्तविक रूप में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन यदि हम पृथ्वी को स्टैटिक मान ले, स्थिर मान ले, और पृथ्वी के सापेक्ष यदि हम सूर्य को गतिशील माने तो हम समझ पाएंगे सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। ध्यान दीजिएगा, यह है पृथ्वी,
यह है पृथ्वी। अभी हमने डिस्कस किया कि यह है एक काल्पनिक रेखा जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है, 23.5 डिग्री पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है कर्क रेखा, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है मकर रेखा। यह आपका है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एग्जैक्टली 0 डिग्री में होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है मकर रेखा। यह है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम यहां पर समझने जा रहे हैं सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। ध्यान दीजिएगा, पहला केस यह वाला था। पहले केस में हमने नोटिस किया कि जब सूर्य की सीधी किरण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है, तो इस समय मकर रेखा के आसपास अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश है, यहां पर होता है ग्रीष्म ऋतु। यहां पर होता है ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु। यह आपका होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अर्थात इस समय ऑस्ट्रेलिया में होता है ग्रीष्म ऋतु, जबकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है शीत ऋतु। शीत ऋतु अर्थात इस समय भारत में होता है, इस समय भारत में होता है शीत ऋतु। अब यहां पर समझते हैं, हमें समझना है सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। यहां पर हमने पृथ्वी को स्टैटिक माना है और पृथ्वी के सापेक्ष सन को हम गतिशील मानेंगे। तो जब सनलाइट एग्जैक्टली मकर रेखा पर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट एग्जैक्टली मकर रेखा पर पड़ रहा है, सनलाइट बिल्कुल मकर रेखा पर पड़ रहा है, और यह तिथि होती है 22 दिसंबर। यह तिथि आपका है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा मकर रेखा पर पड़ती है। लेकिन जब 3 महीने ट्रैवल करती है पृथ्वी सन के सापेक्ष, तो इस प्रकार से यह पहुंचती है इस प्रकार से 90 डिग्री पर, और सन की सीधी रेखा, सूर्य की सीधी रेखा अब विषुवत रेखा पर पड़ रहा है। 3 महीना ट्रैवल करने के बाद इस प्रकार से पृथ्वी पहुंचती है आगे। लेकिन यहां पर इस डायग्राम में मैं पृथ्वी को स्टैटिक मान के चल रहा हूं, इसके सापेक्ष में सन को गतिशील मान रहा हूं। तो यहां पर सूर्य की सीधी रेखा अब पड़ रही है विषुवत रेखा पर, और यह तिथि है 21 मार्च। यह तिथि है 21 मार्च। 21 मार्च 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा मकर रेखा पे थी। अब 21 मार्च को सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर इस प्रकार से विषुवत रेखा पर पड़ती है, यहां पर विषुवत रेखा पर पड़ती है 3 महीना ट्रैवल करने के बाद। तो यहां पर 22 दिसंबर के केस में ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर केस में जब यहां पर था ग्रीष्म ऋतु, तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में था शीत ऋतु। जब सूर्य मकर रेखा से ऊपर उठती है विषुवत रेखा की ओर, तो इसे कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। जब सूर्य मकर रेखा से विषुवत रेखा तथा कर्क रेखा की ओर बढ़ती है, तो इसे कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। इसे कहा जाता है
सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च के बाद 3 महीना ट्रैवल करने के बाद सूर्य अब पहुंचती है, सूर्य की सीधी रेखा पहुंचती है कर्क रेखा पर। यह तिथि होती है 21 जून। 21 जून, 21 जून, अर्थात सूर्य की सीधी रेखा अब 21 जून की स्थिति पर एग्जैक्टली ऊपर होती है कर्क रेखा पर, और 3 महीना फिर से ट्रैवल करती है। तो अब सूर्य की सीधी रेखा यह है 21 जून। 21 जून से अब नीचे आती है और फिर से आ जाती है विषुवत रेखा पर, इस प्रकार से। और अब विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को सूर्य की 23 सितंबर को सूर्य की सीधी रेखा पड़ रही है विषुवत रेखा पर, इस प्रकार से। तो यहां पर जब सूर्य का मूवमेंट होता है कर्क रेखा से मकर रेखा या विषुवत रेखा की ओर, तो इसे कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन, अर्थात सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रही है, सूर्य का दक्षिणायन। जबकि सूर्य जब दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गमन करती है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गमन करती है, तो इसे कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। और जब सूर्य उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गमन करती है, तो इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन। हालांकि वास्तव में सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी गतिशील है, लेकिन यहां पर मैंने पृथ्वी को स्थिर माना और सूर्य को मैं गतिशील मान रहा हूं। फिर से पृथ्वी स्टैटिक है और ये आगे पहुंचती है 3 महीना ट्रैवल करने के बाद, और ये आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से 23 सितंबर के बाद ये आ जाता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को आ जाता है मकर रेखा पर। तो ये सिनारियो है सूर्य का दक्षिणायन। और ये जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन करती है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है, तो इसे कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण। तथा जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, तो इसे कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन। यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो यहां पर दिन और रात बराबर होता है। इन दोनों केस में दिन और रात बराबर होता है, या रात और दिन बराबर होता है 12-12 घंटा के। 22 दिसंबर की स्थिति पर, 22 दिसंबर की स्थिति में रात बड़ा होता है, यह विश्व का सबसे बड़ा रात होता है। और 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इस 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहां पर नोटिस किया कि सूर्य का जो सीधी किरण पड़ती है वो सिर्फ पड़ता है कर्क रेखा से मकर रेखा के तब। इसके अतिरिक्त यहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, अर्थात 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नीचे सूर्य की कभी भी सीधी किरण नहीं पड़ती है। यहां पर सूर्य की हमेशा तिरछी किरण पड़ती है। तो यह हमने डिस्कस किया पृथ्वी की परिक्रमण गति, जिसके आधार पर हमने ऋतुओं में परिवर्तन को समझा, और यहां पर हमने समझा सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन।